Next question, question number 8. A search coil having 2000 tons with area 1.5 centimeter square is placed in a magnetic field of 0.60 Tesla. The coil is moved rapidly out of the field in a time of 0.2 seconds. Calculate the induced EMF across the search coil. अब ये सर्च कॉइल क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है पता रहने की, डज नॉट मैटर रियली। आपको सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डन। तो व्हाट इज गिवन टू यू, गिवन पैरामीटर में सबसे पहले आपको बोला है द कॉइल हैज 2000 टर्न्स, तो 2000 टर्न्स। उसके बाद आपको बताया है एरिया ऑफ द कॉइल इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। It is placed in a magnetic field of, मतलब initial magnetic field is 0.60 Tesla। Initial क्यों? क्योंकि आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, the coil is moved rapidly out of the field। तुमने मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल को सीधा बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकाल लिया तो व्हाट इज फाइनल मैग्नेटिक फील्ड? 0। एंड हाउ मच टाइम? 0.2 सेकेंड्स। तो dt की वैल्यू भी दे दी 0.2, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ। Okay, and hopefully all of you now know what is the formula for induced EMF, minus n d phi by dt। मैंने n डायरेक्टली लिख दिया। नॉर्मली हम लोग पहले सिंगल टर्न के लिए फाइंड कर रहे थे, फिर मल्टीप्लाई बाय n कर रहे थे, डज नॉट मैटर, डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो E इक्वल टू माइनस n d, ये आएगा b इंटू ए, क्योंकि फ्लक्स इज b इंटू ए। अभी एरिया तो चेंज होगा नहीं, तो एरिया को बाहर रख दो। एरिया ऑफ द कॉइल जस्ट टेक इट आउटसाइड, तो E इक्वल टू माइनस एन ए dB बाई dt हो गया। तो E इक्वल टू माइनस एन ए dB, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड बाई dt। पुट वैल्यूज, E इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10⁻³ एरिया वॉज 1.5 इंटू 10⁻⁴, B फाइनल इज 0, B initial is 0.6, 0.6 था ना, अपॉन टाइम इज 0.2। तो ये जो माइनस और ये माइनस है वो हो गया प्लस। 1.5 इंटू 2 इज 3 इंटू 10⁻⁻1, -1, ये आ गया 0.6 अपॉन 0.2, 1 जा एंड 3 जा, तो दिस इज इक्वल टू 0.9 वोल्ट। देखो आंसर है 0.9 हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9। सिंपल है। एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन, देखो एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन बोला है, विंग स्पैन मतलब विंग का लेंथ होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो यूनिट से समझ में आ जाएगा। 50 मीटर बोला है, मीटर मतलब लेंथ। एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर flies horizontally in Earth's magnetic field of 6 into 10⁻⁵ Tesla at a speed of 400 meter per second. Calculate the EMF generated between the tips of the wing of the aircraft। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Given में आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ विंग 50 मीटर, आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया 6 into 10⁻⁵ टेस्ला, आपको स्पीड भी बता दिया 400 मीटर पर सेकेंड, और पूछा क्या है ईएमएफ इंड्यूस्ड। अभी गिवन पैरामीटर लिखने के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, E इक्वल टू BLV, तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ B एंड L एंड V, तो हो गया। E इक्वल टू B की वैल्यू B है 6 इंटू 10⁻⁵, लेंथ है 5 इंटू 10, 50 मतलब 5 इंटू 10, और V is 4 into 10⁻², 10⁻², 3 है ना, 10⁻² और 1 3, और 10⁻⁻⁵ मतलब -2, बराबर। 5 into 4 20 into 120 into 10⁻², 1.2। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 वो हमने ऑलरेडी कहीं करके रखा है, इसके लिए ये असाइनमेंट है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ऑलरेडी डन। तो ये असाइनमेंट है, थोड़ा सा देखोगे, कल ही किया था, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। यस्टरडे इटसेल्फ वी हैव सॉल्व्ड दिस। तो ये है ना, ये थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, इसके लिए ये असाइनमेंट मिल जाएगा आपको। सिंपल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, calculate the value of induced EMF between the ends of an axle of a railway carriage 1.75 meter long traveling on a level ground with uniform velocity of 50 km per hour. The vertical component of Earth's magnetic field is given to be 5 into 10 raised to minus 5 Tesla. Simple question है, induced EMF between the ends of an axle of a railway carriage. You know what is axle? तो जो ट्रेन, मतलब रेलवे का जो व्हील्स होते हैं ना, व्हील्स, वो जो दो व्हील्स होते थे कनेक्टेड विद एक्सेल। ओके, तो उसको एक्सेल बोला है, एक्सेल। और उसका लेंथ कितना है? 1.75 मीटर। मतलब बेसिकली ट्रेन के एक डब्बे का वेट कितना होगा? 1.75 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 6 फीट के आसपास, जो भी होगा एनीवेज। तो वट एवर इट इज, ऑन अ लेवल ग्राउंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एल दिया है, वी दिया है, बी दिया है, क्या कर सकते हैं? तो वही है सब। तो गिवन में आपको लेंथ बता दिया 1.75 मीटर, आपको वेलोसिटी बता दिया, वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करोगे? 50 इंटू 5/18 मीटर पर कितना? 125/9। तो v इक्वल टू 125/9 मीटर पर सेकेंड। और v की वैल्यू भी दे दी, 5 इंटू 10⁻⁵। v की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है, क्या बोला है? ईएमएफ इंड्यूस्ड। फॉर्मूला तो वही यूज होगा, VLV। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, सेट E इक्वल टू BLV। E इक्वल टू B की वैल्यू 5 लेंथ दिया हुआ है, व्हाट इज लेंथ? 1.75 इंटू 125/, बराबर करो। -3, 1.2 क्या दिया आंसर में? हाँ ठीक है ना, फिर वही है। अच्छा, ये सिर्फ 10⁻³ का प्रॉब्लम है, वैसे गलत आंसर दिया है। 1.215 मिली वोल्ट आंसर है करेक्ट। तो 1.215 मिली वोल्ट इज करेक्ट आंसर, टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज 10 मिली हेनरी। तो हमारे पास दो कॉइल है, दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू 10 मिली हेनरी है। If the current in one of the coil changes from 5 ampere to 1 ampere in 0.2 seconds, calculate the value of EMF induced in the other coil. करंट एक कॉइल में चेंज हो रहा है, आपको पूछना है व्हाट इज द EMF induced in the other coil. Also calculate the value of induced charge passing through the coil if its resistance is 5 ohm. Very good. ठीक है, वो सेकंड पार्ट क्या है बताता हूँ मैं आपको, लेकिन पहले तो गिवन में क्या क्या है वो देखो। गिवन में आपको बोला है वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 10 मिली हेनरी, मतलब 10⁻² हेनरी। 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻²। करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 टू 1 एम्पियर। एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं करंट जो है वो पहले कॉइल में चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ किसमें इंड्यूस होगा? सेकंड में, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस केस है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल, rate of change of current in the first coil. What is rate of change of current? Final current minus initial current upon time. Final current is 1, initial is 5, है ना? 5 to 1 बोला है ना,
तो फाइनल कितना है 1, इनिशियल कितना है 5, कितने टाइम में हुआ, तो ये क्या आ गया -4/0.2 मतलब कितना -20, तो दिस इज -20 एम्पियर पर सेकेंड। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल मिल गया -20 एम्पियर पर सेकेंड, करेक्ट। मतलब 1 सेकेंड में 20 एम्पियर से करंट कम होगा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। माइनस मतलब कम होना, 20 एम्पियर पर सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में 20 एम्पियर से कम होगा, करेक्ट, गुड, ओके। देन आपको आगे क्या बताया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द अदर कॉइल, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ द रेजिस्टेंस इज 5 ओम। वो बताता हूँ, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज, बता देता हूँ। देखो हमारे पास दो कॉइल थे, ये कॉइल नंबर 1 था, इसको मैं सोर्स लगा देता हूँ, मतलब प्राइमरी कॉइल, कॉइल नंबर 1। हमारे पास दूसरा कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर इसमें गैल्वेनोमीटर है, अगर पहले कॉइल में करंट चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सेकेंडरी के साथ फ्लक्स लेंथ भी चेंज होगा, अगर वो चेंज होगा तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो चार्ज विल स्टार्ट मूविंग। लेकिन आपको पता है कंडक्टर में जब चार्जेस मूव होते हैं तो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, कंडक्टर में जो चार्जेस होते हैं उसको, मतलब ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो आपको रेजिस्टेंस दे दिया कॉइल का 5 ओम, और आपको पूछा है कि कितना चार्ज पास हो रहा है कॉइल में, कितना चार्ज पास हो रहा है कॉइल में से, समझ में आया, कौन से कॉइल में से, सेकेंड कॉइल, वेरी गुड। तो क्या क्या फाइंड करना है पहले वो अच्छे से समझ लेना। नंबर वन इज induced EMF in second coil. Number two is charge flowing through second DQ2, DQ2, क्योंकि रजिस्टेंस भी सेकंड कॉइल का दिया है और इंड्यूस करंट भी सेकंड कॉइल में, तो सेकंड कॉइल का ही चार्ज पूछ रहे होंगे, तो ये पूछा है। तो लेट अस सी व्हिच फॉर्मूलाज कैन बी यूज। तो क्या करेंगे, -M dI1/dt, वेरी गुड, सही है, दिस इज करेक्ट। यहाँ से आपको A2 डायरेक्टली मिल जाएगा। व्हाट अबाउट सेकंड केस, V = I R, तो E = I R2 बराबर है, वेट घड़ी नहीं, किसका I, सेकेंड का, तो I2 क्या आएगा, E2 बाय, बराबर, व्हाट इज करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, तो करंट इज dQ2/dt इक्वल टू E2R2, क्योंकि करंट क्या होता है dQ/dt, बराबर, तो व्हाट इज dQ2 E2/R2 इंटू dt, E2 फाइंड करना है तो मिल जाएगा, R2 दिया है और dt भी दिया है, dt कितना दिया है, दिया ना dt, दिया 0.2, ओके। तो फॉर्मूला हो गया रेडी। अब जस्ट कैलकुलेशन पार्ट, -M dI1/dt, M की वैल्यू कितनी दी, 10⁻², dI1/dt कितना है -20, तो कितना हो गया, हाँ 0.2, 20 × 10⁻² मतलब कितना 0.2 वोल्ट है क्या, 0.2 होना ही चाहिए, नहीं तो अगला करके फायदा नहीं, करेक्ट है, ओके। तो dQ2 इक्वल टू E2/R2 dt, what is E2, 0.2, what is R2, 5, what is dt, 0.2, 0.4/5, 0.4/5 मतलब 0.08, 0.04, वेरी गुड। तो 0.04 मतलब 0.008, 10⁻⁻3, तो dQ2 is 0.008, बराबर।
हाँ 0.008, तो 8 into 10 raised to 3 कूलम. Oh yeah. Next question. An EMF of 96 millivolt is induced in the winding of a coil when the current in a nearby coil is increasing at a rate of 1.20 ampere per second. What is the mutual inductance of the two coils? Simple question है, बहुत ही सिंपल है. Let us assume कि EMF is induced in the secondary coil, second coil A2. तो A2 की वैल्यू है 96 मिलीवोल्ट, मतलब 96 into 10 raised to minus 3 volt. When the current in the neighboring coil, let us say current is changing in first coil, तो di by dt दे दिया आपको, और increasing बोला है, increasing बोला तो पॉजिटिव रखूंगा इसको मैं, 1.2 एम्पियर पर सेकेंड. What is the mutual inductance? What is the mutual inductance? मतलब you are supposed to find out M. और वही फॉर्मूला जो अभी यूज किया था, सिर्फ अभी मैं मॉड के साथ यूज कर लेता हूँ. तो M का फॉर्मूला if you remember, it is A2 upon mod of di1 by dt. सिंपल. सिर्फ वैल्यूज डालो. A2 की वैल्यू 96 into 10 raised to minus 3, और ये 1.2 मतलब 12 into 10 raised to minus 1. 12 का टेबल 1 and 8, तो 8 into 10 raised to minus 4, या फिर minus 2, सॉरी minus 2, या फिर आप 80 मिली एम्पियर लिख लो इसको. 8 into 10 raised to minus 3 मिली हेनरी, ऑफ कोर्स यस. 18 into 10 raised to minus 3 हेनरी, तो 80 मिली हेनरी mH. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू रिमेम्बर हम लोगों ने एक इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, मतलब सोलेनॉइड का इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ कैपिटल एल बाय स्क्वायर म्यू 0 एन स्क्वायर ए. ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था. ऐसे ही आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कर सकते हो. तो अगला क्वेश्चन उसी पे है. A long solenoid of length L, cross-sectional area A, having N1 turns, जिसको तुम प्राइमरी कॉइल बोल रहे हो, has a small coil of N2, जिसको तुम सेकेंडरी कॉइल बोल दोगे, has a small coil of N2 turns wound about its center. Determine the mutual inductance of the two coils. तो अभी यहाँ पे चेंज सिर्फ इतना है, अगर आपको याद होगा सेल्फ इंडक्टेंस का केस, तो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में हम लोगों ने एक सोलेनॉइड लिया था, इस पे वाइंडिंग्स थे, इस पे वाइंडिंग्स थे, वाइंडिंग्स ना इसके ऊपर, राइट. तो यू हैव वाइंडिंग्स हियर, और जब इसमें से करंट चेंज होगा, when the current through this winding changes, the magnetic field and hence magnetic flux linked with the same coil, इसी सोलेनॉइड के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगा. अभी तक मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस पे आया ही नहीं हूँ, तो जस्ट वी आर जस्ट रिवाइजिंग व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी इन थ्योरी. अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उसके ऊपर कॉइल है, कॉइल में करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स लिंक विद द सेम कॉइल चेंज होगा, मतलब सोलेनॉइड चेंज होगा. सोलेनॉइड में क्या चेंज होगा? सेल्फ इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था L by L इक्वल टू 0 n स्क्वायर ए. अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ऐसा है, ये जो सोलेनॉइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसका लेंथ है L, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड इज A, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड इज N1. इसको बोल दिया प्राइमरी कॉइल. अब हमारे पास और एक कॉइल है सेकेंडरी, जो इस सोलेनॉइड के सेंटर के पास में वाउंड करके रखा है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है N2. So they are asking you what is the formula for mutual inductance. So how do you derive formula for mutual inductance? It's very simple. EMF induced in second coil, secondary coil E2, क्या आएगा? या तो ये बता दो, फ्लक्स
फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी क्या आएगा? फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी विल बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इनटू फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, बराबर ना? वेयर phi is flux linked with each turn, flux linked with each turn. क्लियर? यहाँ तक थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सोलेनोइड, करंट थ्रू सोलेनोइड। ये फ्लक्स किसके साथ लिंक्ड है? सेकेंडरी के साथ। तो सेकेंडरी में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, मैंने पहले भी बताया था, अगर एक टर्न है तो फ्लक्स इज फाइव, दो टर्न है तो टू फाइव, तीन है तो थ्री फाइव, चार है तो फोर फाइव, एन टू है तो एन टू फाइव। यहाँ तक क्लियर? वेयर फाइव इज फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। किसका ईच टर्न? सेकेंडरी का। लेकिन ये फ्लक्स प्रोड्यूस किसने किया? प्राइमरी ने। ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइव टू इज एन टू इंटू फाइव, फाइव वन क्या आएगा? व्हाट इज फ्लक्स? बी। तो बी वन ए वन। यहां गड़बड़ हो गई तो फॉर्मूला गया। तो फ्लक्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सोलेनोइड। तो बी वन ए वन, याद रखना। व्हाट इज बी वन? म्यू जीरो, म्यू जीरो एन आई, एन स्मॉल एन, एन वन, आई वन, क्योंकि करंट पहले में से पास हो रहा था, और ए वन। यहां तक आगे क्या करेंगे आगे? यू वांट म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या करेंगे इसके आगे? नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसके आगे फाइव टू इक्वल टू एन टू म्यू जीरो। कैन आई राइट डाउन दिस स्मॉल एन एज एन वन बाई एल? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज स्मॉल एन वन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड में टर्न्स कितने थे? एन वन। लेंथ कितना था? एन। बराबर, करेक्ट। आगे आई वन ए वन, एरिया उसको बाद में देखते हैं, क्योंकि फाइनल इक्वेशन तुमको देखना पड़ेगा कि इन टर्म्स ऑफ एरिया है ना। यस, इन टर्म्स ऑफ एरिया है, तो फिर एरिया को पाई आर स्क्वायर मत लिखो, तो फाइनल तुमको दिया हुआ है आंसर। ओके, तो एरिया रहने दो वैसे ही। और वैसे भी हमने कैपिटल एल बाय स्मॉल एल इन टर्म्स ऑफ क्या निकाला था? एरिया, म्यू जीरो एन स्क्वायर। हाँ, अभी आ जाते हैं वापस से। बट डू यू रिमेम्बर इन जनरल, अगर याद होगा, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर तुम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हो तो तुम बोलते हो फ्लक्स, फ्लक्स इन द सेम कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सेम कॉइल, अगर सेल्फ इंडक्टेंस हुआ तो। और जब तुम ये हटाओगे यहां से तो क्या लिखोगे? एल आई। क्या लिखते हो? एल आई। वो सेल्फ इंडक्टेंस था, ये सेल्फ है क्या? नहीं। यहाँ पे फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द फर्स्ट। तो फाइव टू इज इक्वल टू एम आई वन, एम आई वन, वेर एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इक्वेशन वन और टू तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम वन एंड टू you will write down phi 2 as m I1 equal to mu 0 n2 n1 upon l I1 into A1। I1 कैंसल, और शायद A1 को A बोला है, A बोला है ना A1 को? यस। तो हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला रेडी। म्यू 0 n2 n1 बाय l into A आ गया। एल नहीं है तो फिर गड़बड़ होगा। आइडियल एल तो आना चाहिए, तो एल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, आई टेल यू व्हाट इज रॉन्ग देयर। तुम बता दो क्या है। उनके लिखने का मतलब ये था, उनके लिखने का मतलब ये था, बराबर, करेक्ट। तो जो टेक्स्ट बुक में आंसर है उसमें कैपिटल एन वन की जगह पे वो स्मॉल एन वन लिखना चाहते थे। करेक्ट है, दिस इज राइट, नो इश्यूज, बराबर। और मैं बता दो करेक्ट कैसे, चलो वो भी देख लो। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल द थ्योरी। ये क्या दो चार न्यूमेरिकल पार्ट न्यूमेरिकल नहीं भी करवाए तो तुम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, डू यू रिमेम्बर दिस? यस। हाँ, व्हाट इज स्मॉल एन?
बराबर, इसका मतलब सही है। इज दिस करेक्ट? तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का स्ट्रक्चर है फॉर्मूला का, वही म्यूचुअल का होना चाहिए आइडली स्पीकिंग, क्योंकि डायमेंशनली दे आर सेम। तो म्यूचुअल में सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, ये एन एन है ना, N1 और N2 अपॉन N इंटू, है करेक्ट? तो अगर टेक्स्ट बुक में गलत दिया भी हो तो यू कैन आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ, खुद से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी coil of a transformer each have an inductance of 200 into 10 raised to minus 6 Henry. The mutual inductance between the windings is 4 into 10 raised to minus 6 Henry. What percentage of flux of one coil reaches the other? Extremely simple. मतलब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, आपको L1 और L2 की वैल्यू दी है सेम, दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, 200 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मतलब 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, और आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, और आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्लक्स ऑफ वन लिंक विद द अदर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, सिर्फ परसेंटेज में पूछा है, बाकी कुछ नहीं है। तो वो बाद में कर लेंगे परसेंटेज में। तो फॉर्मूला तो तुमको पता होगा ही, k इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। बेसिकली क्योंकि L1 और L2 सेम है, मैं दोनों को L बोल देता हूँ, तो सीधा सीधी बात आ गई, k इक्वल टू m अपॉन L, क्योंकि L1 इंटू L2 इज L स्क्वायर, L स्क्वायर रूट इज m। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, k इक्वल टू m 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, 2 into 10 raised to minus 4, 2 into 10 raised to minus 2, परसेंटेज में करोगे तो 2%, राइट? परसेंटेज में 2% से मल्टीप्लाई में क्या करते हो 100, आंसर इज 2%। तो लूजली कपल्ड है कि टाइटली कपल्ड है कि परफेक्टली कपल्ड है? दो ही परसेंट है, लूजली कपल्ड में आएगा ना। अरे के वैल्यू 0.02 आई, तो दैट इज लूजली कपल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और toroidal ring made from a bar of length L, और वो 1 मीटर बोल दिया, and diameter D, that is 1 centimeter, is bent into a circle. It is wound tightly with 100 turns per centimeter, मतलब number of turns per unit length भी बता दिया. If the permeability of the bar is equal to that of free space, तो जो बार का permeability है, it is equal to free space, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि बार फोकल है, फोकल हॉलो, ओके, देयर इज नथिंग इनसाइड। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार व्हेन द करंट आई सर्कुलेटिंग थ्रू द टर्न्स इज 100 एम्पियर, आल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, सिर्फ पहले तो गिवन पैरामीटर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करो। लेंथ ऑफ द बार इज 1 मीटर, डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो 0.5 सेंटीमीटर, ये 10⁻⁻², ये 5 × 10⁻³ मीटर, जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद बोला है नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, स्मॉल एन 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻² मीटर्स, 10⁻⁴, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इज 10,000, ओके। आगे बोला है परमेबिलिटी ऑफ बार इज इक्वल टू, ठीक है, 3 स्क्वायर, दैट इज फाइन। करंट की वैल्यू दे दी है, व्हाट इज करंट की वैल्यू 100 एम्पियर, और आपको फाइंड करने के लिए दो दो पैरामीटर पूछे हैं, कौन से दो? बी, मैग्नेटिक फील्ड बोला ना, हाँ, और सेल्फ इंडक्टेंस।
who will tell me the formula for mu zero n I? चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो mu zero n I और कैपिटल L इक्वल टू mu zero n स्क्वायर, राइट, n स्क्वायर बाय n इंटू सेम है, वही तो सेम है, लेकिन तुम्हारे पास जब स्मॉल n है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल, कोई बात नहीं, also good music। तो n इक्वल टू म्यू जीरो n स्क्वायर a और यहाँ का l यहाँ पे shift हो गया, गुड, करेक्ट, डन, बन गया फॉर्मूला। अगर आंसर करेक्ट आया तो फॉर्मूला सही है, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, वैसे तो आ ही जाएगा। म्यू जीरो n I, दिस इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू, और n की वैल्यू 10 रेज़ टू 4 और I 100, तो ठीक है, 10 रेज़ टू -1 है ना, और 4 पाई होता है 12.56, तो 1.256 टेस्ला, सॉरी टेस्ला, टेस्ला टेस्ला, ओके, टेस्ला को बोल जाऊंगा तो मस्क को अच्छा नहीं लगेगा। एनीवेज, एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर एल ए, एन स्क्वायर एल ए, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7, दिस इज 10 रेज़ टू 8, 4 का स्क्वायर, एल तो 1 था, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ओके, वेरी गुड। तो 4 पाई स्क्वायर 10 रेज़ टू 1 मतलब 10 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब तो 25 10 रेज़ टू -6, 10 और 10 कैसे हो गया, 10 इंटू 10 10 रेज़ टू -4 25 4 का 100, तो 10 रेज़ टू -2, तो कितना आना चाहिए, 0.01, 10, ठीक है, वो क्या दिया है, मिली हेनरी में दिया है अगर, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू -3, तो 10 मिली हेनरी दिया है, 10, तो ठीक है, 10 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। A uniform magnetic field B of T, B of T मतलब magnetic field is a function of time, मतलब magnetic field will change with time, मैथमेटिकली समझना जरूरी है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल क्वांटिटी है। पॉइंटिंग अपवर्ड्स fills a circular region of radius s in the horizontal plane, if b is changing with time, वो तो समझ में आ ही गया था। फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछना चाहिए उन्होंने, हाँ चलो ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलना चाहिए, वैसे तो वो गलत है, दे मस्ट आस्क यू व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, नॉट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, गुड, तो गलती है उधर। तो ऐसा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बेसिकली विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऐसा बोला है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज चेंजिंग विद टाइम, सिंस इट इज चेंजिंग विद टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फिर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और आपसे पूछा क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, तो यहाँ पे एक रीजन था, ऐसा एक रीजन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, बोला ऐसा, fills a circular region of radius s, तो fills a circular region of radius s, तो ये रेडियस s हो गया, ओके, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, सिंपल सी चीज है, माइनस डी पाई बाय डी टी इक्वल टू माइनस डी डी टी और बी इंटू ए, सही, अभी चेंज हो रहा है ए बी, तो बी को अंदर रखो, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई एस स्क्वायर, डन, खत्म, एंड, okay, so we will now jump to the remaining questions, as I told you there are some questions which we will do later, so अभी वो टाइम आ गया करने का सॉल्व। और रोटेटिंग आर्मेचर, रोटेटिंग आर्मेचर सिंपल सी चीज है, देखा भी होगा तुमने,
वो गोले वाला तो घुमाता है ना, वो आर्मेचर होता है। यहाँ पे भी आर्मेचर दिख रहा है, आर्मेचर, ये दिस इज आर्मेचर, दिस इज आर्मेचर, यहाँ पे दिख रहा है ये। हाँ, हाँ, तो ये रोटेट होगा, तो रोटेटिंग आर्मेचर ऐसा बोला है। और रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ सिंपल जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ लूप ए बी सी डी, उसमें एक लूप है ए बी सी डी, ओके, टू विच कनेक्शंस आर मेड थ्रू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स। तो ये आर्मेचर को हमने एक्स और वाई पे कनेक्शन लगा दिए, ऐसा उसने बोला है। गुड। द आर्मेचर इज रोटेटेड एट 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम मतलब 1500 रिवोल्यूशंस पर मिनट। आगे बोला है in the magnetic field of 0.5 Tesla Newton per ampere meter मतलब Tesla, okay, determine the induced EMF between the terminals P and Q. P is connected to X and Q is connected to Y, मतलब induced EMF between the 2 points of the armature, ऐसा उसका मतलब है, okay, between the terminals P and Q of the generator at the instant shown in the adjoining figure, at the instant shown in the adjoining figure मतलब फिगर में देखो, वहां से इंफॉर्मेशन उठाओ, ऐसा उसका मतलब होता है, सिंपल सा। तो अभी आई विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग दैट इज लाइक गिवन गिवन, वो सब मिल जाएगा हमको। आई डायरेक्टली राइट डाउन व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट, वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड ऑफ कोर्स यू नो, पता तो होगा ही, E इक्वल टू बी एल बी। अब बोलोगे बी एल बी क्यों, देखो दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तुमने बोला हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, और जब आर्मेचर घूमेगा तो उसका वेलोसिटी होगा, होगा ना। हाँ, सिर्फ इतना है कि लीनियर स्पीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में वी क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो E इक्वल टू बी एल आर ओमेगा, करेक्ट, ओके। तो जितना सिंपल सॉल्यूशन बन सकता है उतना बना के दे रहा हूँ। देयर इज अ लॉट रिटन इन टेक्स्ट बुक व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, यू जस्ट हैव टू डू दिस। अब ये आ गया, तो सॉल्यूशन पे भी आ जाते हैं हम। हमारे पास B की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, L है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, R भी दिया हुआ है, दिया यार 4, ओमेगा नहीं है तो 2 पाई बाय टाइम, वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी 2 पाई n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n दिया है ना, n कितना बोला है, 1500 आरपीएम है वो m, तो 1500 बाई 60 आरपीएस मतलब 25, पक्का ना, 25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, E इक्वल टू बी एल आर 2 पाई एन, तो B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.05, L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻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 ⁻R कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² इंटू इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू n, व्हाट इज n, 25, 25 इंटू 4 100, 100 और 10⁻², गया, बराबर, गया गया, यस, ओके। अब 0.5 इंटू 2 1, वो भी गया, क्या क्या गया वो देख लो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 100 हो गया, और ये साथ में गया, 0.5 इंटू 2 होता है 1, तो ये भी गया, सिर्फ बचा क्या, तो 0.10⁻⁻1, पाई की वैल्यू कितनी होती है, हाँ, तो कितना होगा 0.314, क्या है आंसर। अच्छा, शॉर्ट एग्जाम्पल, यही होना चाहिए, यही है, 314 मिली वोल्ट, ठीक है, ठीक है ना, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12.8, next question that we will take is 12.8, and that is very very important question. 12.8, here we go, okay. Calculate the self inductance, calculate the self inductance of a coaxial cable of length L and carrying a current I. The current flows down the inner cylinder with radius A and flows out of the outer cylinder with radius B. तो पहले तो ये समझना ही डिफिकल्ट है कि बोलना क्या चाहते हैं लोग, हाँ,
बोला अरे बाबा बोलना क्या चाहते हो, तो ठीक है पहले समझ लेते हैं व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ कोएक्सियल केबल। जिन्होंने कोएक्सियल केबल देखा नहीं, तो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। पुराने नॉट नॉट वेरी पुराने जमाने में, फ्यू इयर्स बैक, आज से 8-10 साल पहले, केबल आज भी आपके घर में, किसी के घर में केबल कनेक्शन होगा, जो केबल ऑपरेटर देता था आपको कनेक्शन। अगर आप वो केबल देखोगे ओपन करके, तो उसमें होता था अंदर एक केबल, फिर एक इंसुलेटर, उसके ऊपर और एक केबल। और वो जो केबल है उसमें दो कंडक्टर है, एक राइट एट द सेंटर, उसके ऊपर इंसुलेटर, उसके ऊपर और एक कंडक्टर। और ये दोनों कंडक्टर का शेप है सिलेंड्रिकल, और दोनों का एक्सिस भी है सेम। उसको बोलते हैं को एक्शियल केबल। तो पहले तो ये पता होना चाहिए को एक्शियल केबल का मतलब क्या। तो कोएक्सियल केबल का मतलब होता है देयर आर टू सिलेंडर्स विच हैव सेम एक्सिस बट विद डिफरेंट रेडाई। तो ऐसे एक केबल का हमको फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस, और केबल का लेंथ है एल, उसमें करंट है आई, लेकिन करंट फ्लो कैसे हो रहा है? करंट फ्लोज डाउन द इनर सिलेंडर विथ रेडियस ए एंड फ्लोज आउट ऑफ द आउटर सिलेंडर विथ रेडियस बी। ये जो सेंटेंस है ना, थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा गया है, एटलीस्ट जितना मेरे को इंग्लिश आता है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता, मे बी दे आर राइट इन सेइंग, मे बी आई एम रॉन्ग, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये इनर है, इसका रेडियस क्या है? ए। क्या है इसका रेडियस? ए। अब कोएक्सियल बोला है तो और एक होगा, तो और एक होगा, और एक होगा। तो यहाँ पे ऐसा एक और है, दैट इज बेसिकली विथ रेडियस बी। तो दैट इज विथ रेडियस बी, इसे समझ लो आप। ओके, तो ऐसा आ गया ये। ए और बी आपको बता देता हूँ, पहले तो एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं इसका। इसका जो ये, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्सिस, ये है दोनों का एक्सिस, कॉमन एक्सिस। उसमें से जो ये था ए था ना, यस। और ये जो दूसरा है वो है बी। तो इनर रेडियस इज ए वाइल द आउटर रेडियस इज बी, ऐसा उसका मतलब हो सकता है, बराबर। और ये जो अंदर का रीजन है ये होलो है, देयर इज नथिंग इनसाइड। तो कंडक्टिंग मटेरियल कहाँ पे है फिर? कंडक्टिंग मटेरियल है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो जिस तरीके से वो क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है? करंट फ्लोज आउट आउट थ्रू आउटर सिलेंडर, ऐसे ही बोला है ना? बोला ना ऐसा, बोला ऐसा, फ्लोज आउट ऑफ द आउटर सिलेंडर विद रेडियस बी। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज, ऐसा उनका बोलने का मतलब हो सकता है कि करंट ऐसा जा रहा है अंदर से बाहर की तरफ। इट इज नॉट रनिंग पैरेलल टू द एक्सिस, क्योंकि करंट कैन आल्सो रन पैरेलल टू द एक्सिस, बट करंट इज रनिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ऐसा उसका मतलब हो सकता है। बिकॉज द वे दे आर राइटिंग इट, उसका मतलब फिर वही निकालना पड़ेगा। एक तो बोला है करंट फ्लोज डाउन द इनर सिलेंडर विथ रेडियस ए एंड फ्लोज आउट ऑफ द आउटर सिलेंडर, तो इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, तो अभी वैसा है, ऐसा मानना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते हम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू आर सपोज टू परफॉर्म 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, टेक वैल्यू ऑफ आर एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी, स्मॉल आर एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। तुमको पता है एम्पियर्स लॉ क्यों यूज होता है? टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेप नंबर 1 इज, याद रख लेना, स्टेप नंबर 1 इज टेक आर स्मॉल आर एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी। तो मैं रैंडमली एक आर की वैल्यू ले लेता हूँ, रैंडमली आर, ये आ गया आर स्मॉल आर बिटवीन ए एंड बी, ए से ज्यादा बी से कम, और अप्लाई एम्पियर्स लॉ। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यू नो, यूजिंग एम्पियर्स लॉ हमने ऑलरेडी करके रखा है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर? म्यू जीरो। और व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? म्यू जीरो आई बाय 2 पाई आर, बराबर। मैंने इसके लिए बोला क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अभी वो बोल रहे करंट ऐसा जा रहा है, वैसे करंट ऐसा जाना चाहिए था। क्योंकि ये फॉर्मूला तुम कब लेते हो? व्हेन
ऑफ कोर्स ऐसा वायर था, इसमें से करंट आया था, डिस्टेंस कितना था r, तो क्या लिखते हो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई, लेकिन रिमेंबर वो होता है फॉर अ पॉइंट आउटसाइड, यहाँ पे ये है पॉइंट इनसाइड। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल गेट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। तो स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास। स्टेप नंबर 2 इज, ये जो r डिस्टेंस तुमने लिया, इस r डिस्टेंस पे एक सिलेंड्रिकल शेल कंसीडर करो, सिलेंड्रिकल शेल। आई होप यू नो व्हाट इज सिलेंड्रिकल शेल, पता है ना सिलेंड्रिकल शेल, पता है? पूरा सिलेंडर मत लो, एक थिन थिन सिलेंडर लो और उसको एक्सटेंड करो दूसरे एंड तक। मतलब मैं पूरा सिलेंडर नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आई एम जस्ट लुकिंग इनटू दिस पर्टिकुलर रीजन, सिर्फ यहाँ पर देख रहा हूँ, इधर, इसमें और इधर, बराबर। और यहाँ पे तुम फाइंड करो व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, हाँ, v स्क्वायर बाय 2 म्यू 0। बताऊंगा, रिपीट करूंगा वापस से, तो डोंट वरी। एनर्जी डेंसिटी इज v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 म्यू 0 v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई r, इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/2 म्यू 0 स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ म्यू 0 आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, बराबर। तो वो 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो 8। आई जस्ट टेल यू द स्टेप्स हियर, ये 8 बन गया। तो म्यू 0 आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। स्टेप नंबर 1 था कि आप वो कोएक्सियल केबल में कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसका डिस्टेंस a से ज्यादा b से कम है। स्टेप नंबर 2 था, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता है तुमको। स्टेप नंबर 2 था फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, एंड यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, b0 बाय b स्क्वायर बाय 2 म्यू 0। तो वहां से आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, कहाँ पे, r डिस्टेंस पे, कहाँ पे, r डिस्टेंस पे, कहाँ पे, r डिस्टेंस पे। तो एक्सिस से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, better is to call it as energy density. What is energy density at distance r? b square by 2 mu 0, b square by 2 mu 0, b square by 2 mu 0। वो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मिल गया तुमको म्यू 0 आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। है क्लियर? अब क्वेश्चन है कि शेल क्यों लेके रखा है फिर, तो तुम क्या करोगे, पहले तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला r डिस्टेंस पे, फिर तुमने क्या फाइंड किया, एनर्जी डेंसिटी r डिस्टेंस पे, फिर तुमने क्या किया, ये जो शेल लिया है, इस शेल में कितना एनर्जी है, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी किसमें होगा, पूरे ही वायर में होगा कि नहीं। मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कंप्लीट वायर। हमको पहले देखना है कि ये जो शेल हमने लिया है, उस शेल में कितना एनर्जी है। तो शेल में कितना एनर्जी है, ये कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस पता होना चाहिए, यू शुड नो डायमेंशनल एनालिसिस फॉर दैट रीजन। व्हाट इज यूबी, व्हाट डज स्मॉल यूबी मीन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सही है। मुझे अगर इस शेल में कितना एनर्जी है, मुझे अगर शेल में कितना एनर्जी है ये फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, शेल में कितना एनर्जी, मैंने बोला कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, शेल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टेप्स याद रखो। तो सबसे पहले हमने एक डिस्टेंस लिया r, तो कंसिडर अ पॉइंट, consider a point r, consider a point at a distance r, at a distance r such that r is greater than a but less than b। वहां पे b मिल गया। we know that, what do you know is energy density is। अब imagine a shell, imagine a shell, cylindrical shell of course, at distance r, at distance r of thickness dr, of thickness dr and length l,
एंड लेंथ एल। तो जितना सिलेंडर का लेंथ है उतना ही इसका भी लेंथ है। सिर्फ थिकनेस कितना है इसका? थिकनेस कितना ले रहे हो? डी आर। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस शेल? डी आर। तो देयरफॉर एनर्जी, कौन सा एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी stored in this shell, is magnetic energy stored in this shell is energy density into volume of shell, डायमेंशनली। ओके। और एनर्जी डेंसिटी तो तुमने अभी डिराइव किया, क्या है? म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ शेल, हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ शेल? वॉल्यूम ऑफ शेल, वॉल्यूम ऑफ शेल कैसे निकालते हैं पता है? वॉल्यूम ऑफ शेल कैसे निकालते तुमको पता होना चाहिए। 2 पाई आर, ये क्या दे देगा? सरकमफेरेंस, बराबर। 2 पाई आर डी आर, 2 pi r dr is area of this shell, area of cross section of the shell. 2 pi r is circumference into dr, मतलब एरिया। किसका एरिया? शेल का एरिया, शेल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर वॉल्यूम चाहिए तो लेंथ से मल्टीप्लाई। तो इसके आगे हमेशा याद रखना, हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेल? 2 pi r इनर सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको, इनटू dr, ये मिल गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, बराबर। गुड। तो जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। 1 जा 4 जा आए आए, एक आर गए, बाकी कुछ गया नहीं। तो व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी? म्यू जीरो आई स्क्वायर एल डी आर अपॉन अपॉन 4 पाई आर। यहां तक क्लियर? ये एनर्जी किसमें स्टोर्ड है? शेल में। तुमको क्या पूछा है? क्या पूछा है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल केबल। अभी मैं एनर्जी को फाइंड करो, बाद में समझाता हूँ। हमको तो चाहिए था सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? व्हाट इज एनर्जी? Li स्क्वायर बाय 2। एनर्जी इज Li स्क्वायर बाय 2, ऐसा ही है ना? तो मुझे अगर एनर्जी मिल जाएगा तो मैं एनर्जी को इक्वेट कर लूंगा किससे? Li स्क्वायर बाय 2 से। लेकिन ये तुमने एनर्जी किसमें फाइंड किया? शेल में। शेल में। एनर्जी क्या सिर्फ शेल में स्टोर्ड है क्या? वो तो पूरे के पूरे कोएक्सियल केबल में स्टोर्ड है। कोएक्सियल केबल कहां से कहां जा रहा है? ए से बी तक। तो फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। वेरी गुड। टोटल मैग्नेटिक एनर्जी इन द केबल इज टोटल इज इंटीग्रेशन यू बी, कहां से? ए से बी तक, इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या था ये? म्यू जीरो आई स्क्वायर एल डी आर अपॉन 4 पाई आर। सब कुछ कांस्टेंट है सिर्फ आर और डी आर को छोड़ के। तो आ जाएगा म्यू जीरो आई स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी आर बाई आर फ्रॉम ए टू बी। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी आर बाई आर? हाँ, लॉग लॉग, वेरी गुड। नेचुरल लॉग ऑफ आर फ्रॉम ए टू बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या लिखोगे? टाइम कम है हमारे पास, जल्दी। लॉग बी माइनस लॉग ए, मतलब लॉग बी बाई ए। ये हो गया क्या? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इसमें कोएक्सियल केबल में, कोएक्सियल केबल में, कोएक्सियल केबल में। बट वी नो दैट व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड? हाफ Li स्क्वायर। Therefore, from one end to you have half Li square equal to mu zero I square L upon 4 pi log of B by A, बराबर। I square cancel, वन सा एंड टू सा। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज mu zero L upon 2 pi log of B by A। ऐसा आना चाहिए। ऐसा है क्या? अरे ऐसा ही है। गुड। So this is self-inductance of a coaxial cable where these outer radius and A is inner radius. Done. That's the end of this chapter.